हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। फरवरी महीने के पहले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे बजट से रिलेटेड, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लेट मिल रहा है, लेकिन अब इसके बाद आपको फरवरी के दूसरे सप्ताह का, जो ये सप्ताह हमारा अभी बीता है, उसके करंट अफेयर्स वीडियो मिल जाएंगे। और उसके बाद ये वीडियो आपको सप्ताह के रविवार को मिल जाया करेगा, यानी कि अब से ये लेट नहीं होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कि बजट 2021 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया। मोदी सरकार की तरफ से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य सेंट्रल हॉल के अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा में बैठे। इससे पहले तक अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य सेंट्रल हॉल में ही बैठते थे। 1 फरवरी यानी आम केंद्रीय बजट पेश किया गया। यह पहला मौका है जब पेपरलेस बजट पेश किया गया। यह मोदी सरकार का तीसरा बजट है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो आपको आंसर पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। यह ऐप वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग और वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के इस ऐप को आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बजट 2021 में वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, फाइनेंस बिल और बजट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, नेपाल की जल विद्युत परियोजना भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को मिली है। नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN को 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है। इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल द्वारा जारी एक रिलीज के अनुसार 29 जनवरी 2021 को IBN की एक बैठक ने बूट मॉडल बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर के तहत एक भारतीय कंपनी को अपना अनुबंध देने का निर्णय लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली की अध्यक्षता में हुई बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों के आकलन के आधार पर डेवलपर कंपनी के संदर्भ में फैसला लिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के तौर पर अपनी पुष्टि प्रदान की है। वैश्विक पर्यटन को कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है, जो वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान दर्ज किए गए नुकसान से 11 गुना से अधिक है। नेक्स्ट है कि भारत में जल्द ही तीसरा कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पनावाला ने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पनावाला ने एक ट्वीट में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स के साथ भी कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी में उत्कृष्ट प्रभावकारिता परिणाम प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने भारत में इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने के लिए आवेदन किया है और जून 2021 तक वैक्सीन कोवैक्स लॉन्च करने की उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर को सौगात देने के साथ साथ जनहित में कई अन्य घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च की जाएगी। वित्त मंत्री के अनुसार इस योजना पर 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना केंद्र सरकार की नई योजना है। बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन कराना संभव नहीं है। बोर्ड सचिव जय शाह ने प्रदेश इकाइयों को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है। विजय हजारे ट्रॉफी के अलावा बीसीसीआई महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी और अंडर 19 क्रिकेट में वीन मांकड़ वनडे ट्रॉफी का आयोजन भी कराएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने राज्य संघों को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि यह फैसला राज्य संघों से मिले फीडबैक और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइवेट व्हीकल की अवधि भी 20 साल तय की गई है, यानी ऐसे वाहन जो भी 20 साल के बाद स्क्रैप कर सकेंगे। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि प्राइवेट वाहनों को 20 साल होने पर और कमर्शियल वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा, तेल आयात बिल भी घटेगा, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य पुरानी कारों को सड़कों से हटाना है। 15 साल से पुरानी गाड़ियों की बहुत कम रीसेल वैल्यू है और वे बहुत प्रदूषण फैलाती हैं। म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सूकी और कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। आपको पता होगा कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। म्यांमार की सेना ने इस कदम की कई अन्य देशों में निंदा हुई है। वर्तमान में रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग हलिंग को राज्य की सत्ता सौंप दी गई है। म्यांमार के नागरिक इस उम्मीद के साथ एटीएम में लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश में नकदी की कमी हो सकती है। म्यांमार बैंक एसोसिएशन के अनुसार बैंकों ने भी अपनी वित्तीय सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के कुल 4000 यानी कि हेडिंग जो है वो है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के कुल 4932 मामले सामने आए थे। इसमें से 62 लोगों की मौत हो गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 6 दिनों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने 1 फरवरी 2021 को दी है। द्वीप समूह में पिछले 7 दिनों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। संक्रमण की दर को 0.22% पर जांचा गया है और दर 5,62,130 प्रति 10 लाख पर है। अब तक 2,24,000 नमूने जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। नेक्स्ट है कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस छोड़ेंगे सीईओ का पद। एंडी जेसी को मिलेगी जिम्मेदारी। जेफ बेजोस ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कंपनी में एमडी जेसी की नई भूमिका के लिए उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वे एक बेहतर लीडर साबित होंगे। जेसी वर्तमान में अमेजॉन वेब सर्विस के प्रमुख हैं। जेफ बेजोस तकरीबन 30 साल के बाद यह पद छोड़ रहे हैं। जेफ बेजोस ने साल 1994 में अमेजॉन की स्थापना की थी। एक ऑनलाइन बुक स्टोर से अमेजॉन आज मेगा ऑनलाइन रिटेलर में बदल गया है जो दुनिया भर में सभी प्रकार के उत्पादों को बेचता और वितरित करता है। अमेजॉन ने 31 दिसंबर 2020 को समाप्त अपनी चौथी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो की शुरुआत, जाने क्या है खास। यह एयर शो 5 फरवरी को खत्म होगा। पहले दिन HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। एरो इंडिया में इस बार तकनीक के मामले में भारत की ताकत दिखाई जा रही है। इस बार सेंट्रल थीम HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटरी विंग है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एरो इंडिया 2021 भारत की विशाल क्षमता और हमारे देश में डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में विविध अवसरों को प्रदर्शित करेगा। यह निवेश को बढ़ावा देगा, विनिर्माण का विस्तार करेगा, उद्यमों का समर्थन करेगा, प्रौद्योगिकी के स्तर को सराहना और वृद्धि करेगा और देश के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है कि गिग एवं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा लाभ। गिग कर्मचारी संविदा पर
काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी होते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म करने वाले कामगारों, भवन और सन्निर्माण कर्मचारी और अन्य की जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा। भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के हैं, जिनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी शामिल हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना 32 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू होने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा शहीद स्थल पर मौजूद थे, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि महामारी की चुनौती के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा है और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। चौरी चौरा में जो हुआ उसका संदेश बहुत बड़ा और व्यापक था। उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने पर इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन कर रही है। विश्व कैंसर दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस पर दुनिया भर में इस जानलेवा बीमारी को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बॉलीवुड की कई हस्तियां हैं जिन्होंने कैंसर से जंग लड़ी है और जीती भी है। इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, लीसा रे के नाम प्रमुख हैं। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा की गई थी। यह एक अग्रणीय वैश्विक एनजीओ है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की स्थापना साल 1933 में हुई थी। इस दिवस पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा कैंसर के बचाव के विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका रूस परमाणु हथियार को सीमित करने पर सहमत हुए, जाने विस्तार से। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने समझौते की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले कहा है कि अमेरिका इसका विस्तार कर रहा है। ब्लिंकेन ने एक बयान में कहा कि आज अमेरिका ने उस संकल्प को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है और रूसी परिसंघ के साथ किए गए समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका और रूस न्यू स्टार्ट संधि के लिए राजी हो गए हैं। इस संधि के तहत दोनों देश साल 2026 तक न केवल अपने परमाणु हथियारों के विस्तार बल्कि हथियारों की होड़ को भी प्रतिबंधित करेंगे। इस संधि से चीन पूरी तरह से बाहर है। इस संधि उसके सैन्य और परमाणु क्षमता के विकास पर कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। अब क्या प्रतिबंध लगाया है कि भारत समेत 20 देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध से राजनयिकों, सऊदी नागरिक, डॉक्टरों और उनके परिवार को छूट दी गई है। सऊदी अरब के इस प्रतिबंध से कई भारतीय प्रभावित हो सकते हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं। सऊदी अरब सरकार ने 2 फरवरी 2021 को बयान जारी करते हुए 20 देशों से आने वाले यात्रियों की देश में प्रवेश पर बैन लगाने का फैसला किया है। सऊदी अरब सरकार का यह फैसला कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों और इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने की वजह से लिया गया है। नेक्स्ट है गुजरात सरकार गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्था खोलेगी। गुजरात सरकार गांधीनगर जिले के नासमेड़ गांव में भारतीय कौशल संस्था की स्थापना कर रही है। राज्य सरकार एक विज्ञप्ति में 4 फरवरी 2021 को यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य श्रम एवं रोजगार विभाग टाटा समूह के सहयोग से गैर लाभ आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप में इस संस्था की स्थापना कर रहा है। इसमें कहा गया है कि संस्था की स्थापना के सिलसिले में टाटा समूह की एक टीम 4 फरवरी 2021 को गांधीनगर पहुंचेगी। राज्य सरकार ने अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर नासमेड़ गांव में इस संस्था के लिए करीब 20 एकड़ भूमि आवंटित की है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का निधन। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के चेयरमैन रहे प्रोफेसर डीएन झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत का विशेषज्ञता हासिल थी। डीएन झा ने बीए ऑनर्स की पढ़ाई कला विश्वविद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया था। डीएन झा ने राम मंदिर विवाद को लेकर भी एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात को नकारा था। पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया है सफल परीक्षण। पाकिस्तान ने 3 फरवरी 2021 को एक परमाणु
सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट करती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड में किया गया है। इससे पहले परमाणु सक्षम सतह सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3 का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए क्रमशः 11 और 8 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति न्यायाधीश के रूप में करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए 2 न्यायिक अधिकारियों और 1 अधिवक्ता तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए 1 न्यायिक अधिकारी और 1 अधिवक्ता की प्रोन्नति न्यायाधीश के रूप में करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आरबीआई का 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान रखा है। यह अनुमान केंद्रीय बजट में जताई गई संभावना के अनुरूप है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति को सालाना महंगाई दर 31 मार्च 2021 तक 2% घट बढ़ के साथ 4% पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि सरकार मार्च अंत तक मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा करेगी। तो ये फरवरी महीने के पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।